हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू अग्रिम चैनल। मैं आप सबका अपने नए यूट्यूब चैनल अग्रिम पर स्वागत करता हूं। मैं सुनील अभिव्यक्ति, एक्स यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभ्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। तो वीक वन द हिंदू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली जो टर्मिनोलॉजी प्लस प्रीलिम फंडा की अपनी क्लास थी, ये क्लास कल जो है हाफ हो पाई थी, आज ये पूरी कंप्लीट होगी। और मैं आप सबके समक्ष रिकॉर्डिंग में आ रहा हूँ केवल और केवल इसलिए 2-4 दिन आप लोगों को रिकॉर्डिंग मेरे देखने पड़ेंगे, शाम के लेक्चर्स मैं पहले ही बता देता हूँ और आप लोग अलर्ट रहिएगा। आज इसका कंप्लीट हो रहा है, कल सेकंड एआरसी का भी। और रीजन एक ही है, रीजन मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा। रीजन एक ही है कि मुख्य परीक्षा के बच्चे जो भी इकट्ठा हो रहे हैं इस समय, उन पर जो है बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो बहुत से बच्चे मिलने आ रहे हैं और कैसे कैसी तैयारियां हैं, क्या प्रोग्राम है, बहुत काम करना पड़ता है। आप लोग मुझे समझ रहे हैं, मुख्य परीक्षा की तरफ ज़्यादा डिवोटी हूँ मैं। तो आप लोगों को सेकंड एआरसी यानी सेकंड एआरसी कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगी। कल हम सेवंथ करेंगे और आपको मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिकॉर्ड करके ये दे दिया करूँगा, जिससे कि हमारा डेली का सिस्टम बना रहे। ठीक है, तो द हिंदू मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली टर्मिनोलॉजी। आइए चलते हैं फटाफट। और जो मुख्य परीक्षा का अभियान शुरू हो चुका है द हिंदू, 12 अक्टूबर से टाइमिंग चेंज हो चुकी है। सुबह मैं 8:30 बजे एकदम आ जाता हूँ एग्जैक्ट। अब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, अगर आप चाहते हैं आप अपनी तैयारी को एक बेहतर स्वरूप दे सके, तो आप मेरे साथ मुख्य परीक्षा फाउंडेशन कोर्स यानी कि जो बिल्कुल 21-22 वालों के लिए एथिक्स, वैकल्पिक विषय, हिंदी साहित्य, जो भी करना चाहते हैं आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपको इसके लिए दो कोर्सेज हैं हमारे पास। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, और एक नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है। तो इसमें केवल ये जो पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है उसके लिए 24 महीने की फीस 89,100 है, और इसी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 12 महीने की फीस 57,600 है, और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में फीस 12 महीने की 39,600 है और 24 महीने की 57,600। टर्मिनोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट होती है हम लोग हमेशा चर्चा कर चुके हैं, यानी किसी भी विषय पर अगर गहरी समझ बनानी है तो आपको टर्मिनोलॉजी जानना आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं आज उसी समझ को बनाने के लिए प्रीलिम्स फंडा और वीकली टर्मिनोलॉजी की अपनी, यानी जहां से कल हमने क्लास जहां पर रोका था 6 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो सबसे पहली न्यूज थी पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। ठीक है ना, आंशिक हाइड्रोजनीकरण। ठीक है ना, क्या कहते हैं, तेल, यानी क्या कहते हैं, वेजिटेबल, वनस्पति तेल। आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल, वनस्पति तेल, आंशिक रूप से, यानी इसको हिंदी में इसका नाम यह है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। आइए देखते हैं ये क्या होता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज आप इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हिंदी की का जो ट्रांसलेशन होता है बहुत खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल को अब हम क्या कहते हैं, अब हम इसे ट्रांस फैट या ट्रांस वसा के जो है ज्यादा अधिक सामान्य नाम से जानते हैं, यानी ट्रांस फैट। ठीक है, ट्रांस फैट। तो हम अगर ट्रांस फैट पढ़ लेते हैं तो अपने आप क्लियर हो जाता है आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल क्या है। ठीक है ना, तो अब आइए देखते हैं ये क्या है भाई, आंशिक रूप से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मिश्रण से बना हुआ तेल, जिसे ट्रांस फैट भी कहते हैं। तो ट्रांस फैट क्या होता है, ये हम लोगों का हिंदू में 6 अक्टूबर को आया था। ट्रांस फैट तेल तथा किससे, तेल और खाद्य पदार्थों की जो लाइफ है, यानी उनकी जो सेल्फ लाइफ है, यानी लंबे टाइम तक जिससे वो सस्टेन रहे, वो खराब ना हो, तो उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए और उनका स्वाद स्थिर रहे, खराब ना हो। मान लीजिए कोई घी का डिब्बा आज बना है, उसे 1 साल बाद भी वैसे ही बना के रखना है, उसके लिए इसका इस्तेमाल, यानी स्वाद को स्थिर करने में सहायता करते हैं। तो याद रखिएगा ट्रांस फैट क्या होते हैं, सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, जैसे घी वगैरह हो गया आपका, और यानी सामग्री के भंडारण एवं उपयोग होने तक की अवधि, उसकी सेल्फ लाइफ इसे बोलते हैं। तो स्वाद को स्थिर करते हैं, और इसी ट्रांस फैट को ट्रांस फैटी एसिड यानी TFA भी कहते हैं, ट्रांस फैटी एसिड भी कहते हैं। तो अब ये ट्रांस फैटी एसिड क्या है, आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत तेल क्या है, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स क्या है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक ट्रांस फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये मांस और पशु उत्पादों में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, ये बहुत कम मात्रा में मिलते हैं नेचुरली। इसीलिए इसमें कृत्रिम
सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो कृत्रिम टोटल फैटी एसिड्स तेल में हाइड्रोजन को प्रवेश कराकर इसका निर्माण किया जाता है कृत्रिम, ठीक है ना। क्यों किया जाता है आपको अच्छे से पता है, कि उसकी जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ाया जा सके, उसका जो टेस्ट है उसको बनाए रखा जा सके। तो अब आप ये देखिए, इस प्रकार से कहानियों के रूप में सरलता के साथ अगर चीजों को समझे रहेंगे तो एग्जाम में प्रैक्टिकल आता है, आप आसानी के साथ कर पाएंगे। स्वास्थ्य समस्या क्या होती है, WHO क्या करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है कि इसका, ठीक है ना, यानी इसके उपभोग से, अगर आप इसका उपभोग करते हैं तो कम घनत्व वाले, लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन, जिसे LDL कहते हैं। LDL मतलब, L मतलब लो, D माने डेंसिटी और L मतलब लिपोप्रोटीन, यानी कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन या LDL, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, इसके स्तर में वृद्धि होती है। याद रखिए, तो प्लीज याद रखिएगा, इसके उपभोग से LDL के स्तर में वृद्धि होती है, यह हृदय के लिए हानिकारक है। दूसरा, यह उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी कि DL, तो सेम है, यहाँ H लग गया, हाई डेंसिटी वाले, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। यानी जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा काम करता है, उसके लेवल को भी ये कम करता है। इसका मतलब हार्ट के लिए जबरदस्त नुकसान है। ये हो गया। इन्हें टाइप 2, यानी जो टाइप 2 मधुमेह होती है, उसका मेन रीजन इन्हें ही, यानी इन ट्रांस फैट्स को माना जाता है, ठीक है ना, जो इंसुलिन का प्रतिरोध करते हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसीलिए अनुशंसा की है कि अगर आप और हम एक व्यक्ति के रूप में अगर जाने जाएं, तो हम जो ग्रहण करेंगे कुल कैलोरी मात्रा, उसका केवल 1% ही ट्रांस फैट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका, यहां से ये चीजें हो गई। अब एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, यानी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन की। सोयाबीन सोयाबीन कपास या अन्य तरल तेल को ठोस रूप में बदलने के लिए उत्प्रेरक किसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है। जो उत्प्रेरक होता है, कैटालिस्ट होता है, तो किसकी उपस्थिति में, ऑब्वियस है हाइड्रोजन की उपस्थिति में। यही आप पढ़ रहे थे, तो ये आप यहां से ट्रांस फैट निम्नलिखित में से कौन कौन से रोगों का कारण होता है। पहला कैंसर, दूसरा रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि, तीसरा डायबिटीज, चौथा हृदय रोग। तो आप फटाफट बताएं कौन कौन सा कारक होता है, फटाफट बताएं। 1 2 3, ठीक है। आंसर है 2 और 4। 2 यानी रक्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि, 4 यानी हृदय रोग, ठीक है ना। डायबिटीज भी है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज का कारण है, इस वजह से कंप्लीटली इसे कंप्लीट रूप में इसे नहीं रखा गया है, ये कंफ्यूज मत होइए। अब आते हैं क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी क्वाड कहते हैं। क्वाड क्या भाई, यानी क्वाड आप सबको पता, हम लोग मेंस में कई बारी पढ़ चुके हैं। तो क्वाड क्या है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। यह USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। यह 2007-8 में बना था। जापान के प्रधानमंत्री एक्स शिंजो एबे के मस्तिष्क की उपज थी, ठीक है ना। तो आप बस इतना ही, और इसके बारे में मेंस के लिए तो मैं बहुत कुछ आपको करा चुका हूं, आपको इस पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोर्ट करना किस चीज को, फ्री यानी मुक्त, ओपन यानी खुला, और प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध इंडो पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र, ठीक है ना, जहां पर चाइना अनेकों प्रकार की धमकी देता है और संकट के रूप में अनेकों समस्याएं खड़ी करता है, ठीक है ना। क्वाड की चीन ने आलोचना करी और कहा है कि यह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का एक एशियाई संस्करण है, यानी एशियाई उसका एक हिस्सा है। नाटो क्या मेरे प्यारे बच्चों, नाटो शीत युद्ध के काल में, यानी कोल्ड वार के काल में एक एक संगठन था, एक सामूहिक सुरक्षा संगठन, कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें जो भी सदस्य इसके, मतलब जो इसके सदस्य होते थे, उनमें अगर किसी एक पर आक्रमण किया जाए तो वो सब पर आक्रमण माना जाता था। ये कोल्ड वार के टाइम पे था, ठीक है, और इसे पूंजीवाद समर्थक यानी USA के नेतृत्व में बनाया गया था। उसी को अब कहा जा रहा है कि इसका एक एशियाई संस्करण। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए एक प्रश्न की प्रैक्टिस, यानी प्रीलिम्स फंडा भी हमारा
लगातार चल रहा है प्रीलिम्स फंडा। अगले हफ्ते कुछ और भी स्ट्रॉन्ग करूंगा निम्नलिखित में से, और अगले हफ्ते से संडे को ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? पहला, क्वाड यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का औपचारिक रणनीतिक मंच है। दूसरा, इसकी स्थापना वर्ष 2007-8 में की गई थी। ए बी सी डी, फटाफट इसके बारे में आप बता दें। इसके बारे में आंसर करें 1 2 3, और आंसर है केवल 2। औपचारिक नहीं है, यानी सरकारी तौर, अभी अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, ठीक है ना। ये हो गया है डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में ये भी टर्मिनोलॉजी 6 को थी। तो डीआरडीओ क्या है? एक एजेंसी है, ठीक है ना। तो अब ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है। आप याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के तहत एक रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, एन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इसका उद्देश्य क्या है? यानी ये क्या है कि एक एजेंसी है किसके अंडर? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सेना के लिए अनुसंधान और विकास बताने की जरूरत नहीं, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई 1958 में। चेयरमैन आपको याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी दिया गया है। डीआरडीओ की मुख्य संस्थाएं, और आप लोग प्लीज जो है चैनल पर देख लीजिएगा, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पर सुनील अभिव्यक्ति @अनअकैडमी, वहां पर आपको ये पूरा मिल जाएगा। आज 100% आप पढ़ाई करेंगे तुरंत वहां पर कंटेंट रहेगा। एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ये हैदराबाद में, ये सम्मिलित करने के लिए पूछ सकता है। एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, हैदराबाद। तीसरा, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, आगरा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, बेंगलुरु। आर्मेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, पुणे। सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम, बेंगलुरु। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, बेंगलुरु। तो आप प्लीज इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी, दिल्ली। कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, चेन्नई। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी, मैसूर। और टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, चंडीगढ़। तो आप ये ध्यान रखें। आइए एक प्रश्न प्रीलिम्स फंडा। डीआरडीओ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? पहला, यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत एक एजेंसी है। इसका उद्देश्य सैन्य उपकरणों का अनुसंधान एवं विकास करना। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी एवं इसका मुख्यालय पुणे में है। आप आंसर करें बहुत स्पीड से, 1 2 3, और ये देख सकते हैं आपका 1 और 2 क्या हो गया? 1 और 2, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, THSTI। क्या है? THSTI, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। इस क्या है? ये एक ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त संस्था है ये, और किसके अंडर में है? ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। और ये किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है, भारत सरकार के, ठीक है ना। तो ये आप यहां से रख, यह 2009 में बनाया गया था गुड़गांव में, और अब ये कहां है? ठीक है ना, एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद में है। गंगदीप कंग कौन है? इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। यह चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आप यहां से, एक स्वायत्त संस्थान है और किसके अंतर्गत है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत। तो हम लोगों ने इसके बारे में जो है हिंदू में पढ़ा, अब उसी पर हम लोग टर्मिनोलॉजी किए, तो आप हिंदू वाले से मैच कर लेंगे। अब हम लोग फिर प्रीलिम्स फंडा स्टार्ट, पीएफ यानी प्रीलिम्स फंडा। ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? पहला, यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। दूसरा, इसकी स्थापना वर्ष 2009 में गुड़गांव में की गई थी, किंतु अब यह एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद में स्थित है। ABCD, तो इसके बारे में आप करें 1 2 3, और ये रहा आंसर, यानी बी, यानी केवल 2। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत नहीं। अगर ऐसी गलतियां करें तो ना करें। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम करता है। अब देखिए CEPI क्या है भाई? तो ये कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। तो आप इसको इंग्लिश में याद करेगा, चूंकि इसका हिंदी प्रिपेयर्डनेस और ये सब एकदम जबरदस्त हो जाएगा। तो क्या है? CEPI है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में
जो आपका वो है ना कि जो फिलैंथ्रोपी, परोपकारिता, वहां पर जो यूनिट है उसके लिए भी ये अच्छा है, कम से कम इस संस्था के बारे में पता होना चाहिए। यह एक संस्था है जो क्या करती है, सार्वजनिक, निजी, परोपकारी और नागरिक समाज संगठनों से दान लेती है और उभरते हुए जो संक्रामक रोग होते हैं उनके खिलाफ टीके विकसित करने के लिए जो भी रिसर्च परियोजनाएं हैं उनको क्या करती है, फाइनेंस करती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये इसका काम है, सीईपीआई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ओस्लो में है, नॉर्वे में है। यह दावोस, ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई है दावोस, स्विट्जरलैंड में अगस्त 2006 में। मोटो है न्यू वैक्सीन फॉर अ सेफर वर्ल्ड, एक सुरक्षित दुनिया के लिए। क्या है? एक सुरक्षित दुनिया के लिए क्या है? नए टीके। ये वैक्सीन पर काम करने वाली, तो प्लीज इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सीईपीआई। अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। प्रीलिम्स फंड स्टार्ट हो गया। कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? पहला, यह एक संस्था जो निजी, परोपकारी और नागरिक समाज संगठनों से दान लेती है। वह उभरते हुए संक्रामक रोगों के लिए टीके विकसित करने हेतु तो स्वतंत्र अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त प्रदान करती है। दूसरा, इसकी स्थापना अगस्त 2016 में जिनेवा में की गई थी, जो कि इसका मुख्यालय है। तीसरा, इसका आदर्श वाक्य है, एक सुरक्षित दुनिया के लिए नए टीके। तो आप फटाफट स्पीड से बताइए, चूंकि आप पढ़ रहे हैं, जिससे ये पता लगे कि आपकी मेमोरी अच्छा काम कर रही है। 1, 2, 3 और ये रहा आपकी स्क्रीन पे, यानी 1 और 3। स्थापना दावोस, स्विट्जरलैंड में, मुख्यालय ओस्लो, नॉर्वे में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। टर्मिनोलॉजी अब हम आ गए हैं डेट 7 द हिंदू एनालिसिस। आप लोग चेक करेंगे तो आपको एकदम जो जो मैंने टर्मिनोलॉजी दी है। अब ब्लैक होल आया था चर्चा में, तो ब्लैक होल क्या है, कुछ टर्म्स यहां पर भी आप याद रखिएगा। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां भौतिक का, फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता, यानी याद रखिएगा। मतलब यहां टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं, जो चीज आई उसके अंदर गई। यहां बस क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, यानी एक आकर्षण है अपनी तरफ खींचने का, और टोटली अंधकार है। और इसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है अपनी तरफ इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी हम और आप कल्पना नहीं करते, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। यानी ये प्रकाश की जो, मतलब एक छोटी सी एक किरण होती है उसको भी ये सोख लेता है, उसे भी अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। मतलब जो भी गया वो बाहर नहीं निकलेगा। ये देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा देखिए, जो गया ये देखिए, गजब गजब की चीजें हैं। अब इसे हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझे, क्यों? क्योंकि ये यूपीएससी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछता है व्यवहारिक, ठीक है। हमने किताब पढ़ा, फिर उसकी थोड़ी प्रैक्टिकलिटी, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि कई स्रोतों से लेकर के थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पर इस बार बात और की जाए। आप जैसे इस बार भी अच्छा रिजल्ट हो रहा है, लेकिन अगली बार और अच्छा हो जाए। आप इसे इस तरह से समझें कि जब हम किसी टार्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है। क्या होता है? रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौट कर ही ना आए तो वो जगह क्या होगी? ब्लैक होल हो सकती है। ऐसा ही स्पेस में होता है, यानी जैसे आप टार्च मारते हैं तो क्या होता है, उसका जो प्रकाश होता है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आता है, और हमारी आंखों पे आता है तो वह चीज हमें क्या होती है? दिखाई देती है। लेकिन यदि प्रकाश वापस लौटकर नहीं आया तो क्या मतलब, किसी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसको थोड़ा एक और देखिए, इसी को थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है, यानी हर तारे की उम्र होती है, तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है, ठीक है ना। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है, और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है, और इसके ये जो पूरा उसका प्रभाव क्षेत्र है, ये जहां पर कोई भी चीज आता है तो उसको निगल लेता है। इसी प्रभाव क्षेत्र को, ठीक है, इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स ने यह नाम दिया है, इवेंट होराइजन। तो अब ये टर्मिनोलॉजी आ गई। इवेंट होराइजन का संबंध किससे? ब्लैक होल से है। किससे और है? दो तीन चीजें और, तो वो ब्लैक होल से है। तो प्लीज याद रखिएगा।
ठीक है ना, यानी जो इसका गुरुत्वाकर्षण वाला प्रभाव क्षेत्र उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स ने जो खोज की उसके अनुसार हॉकिंग्स रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। इसकी खोज ये तो हो गया आपका। ब्लैक होल की खोज किसने करी है? कार्ल स्कार्ज स्चिल्ड और जॉन व्हीलर ने। इनका भी नाम आप याद कर लीजिए। अब एक और प्रश्न बनता है, मान लीजिए प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपसे कोई पूछे यदि आप ब्लैक होल में चले जाएं तो क्या होगा। तो पहली संभावना है कि अब ये दूसरी संभावना और तीसरी संभावना और चौथी संभावना, ऐसा भी प्रैक्टिकल प्रश्न व्यवहारिक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर सोर्स उनको बोल दिया था कि लिख देना, लेकिन वो हड़बड़ी में मुझे लग रहा सोर्स लिख नहीं पाए और मैं भूल रहा हूँ सोर्स क्या था। ये चारों चीज जहां से ली गई, तो ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है। उस सीमा को जो है क्या कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है। उसमें वस्तुएं गिर तो सकती हैं लेकिन बाहर कभी नहीं आ सकती। यानी अगर आप ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग्स रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाए। पहला। दूसरा क्या होता? यानी अगर आप गुरुत्वाकर्षण की सीमा के आसपास भी आ गए तो उसके खिंचाव बहुत है, तो आपका शरीर लंबा चौड़ा और विकृत तरीके से असाधारण, चूंकि खींचेगा, कभी पैर आगे गया, कभी सर आगे गया, इसमें आपकी मौत हो जाएगी। तीसरी क्या? यदि बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंसे चले गए तो यहां पहुंचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, यानी रहस्यमय। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर आप किसी ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जो बहुत ही अजीब हो। हालांकि यह रहस्य अभी तक बना हुआ है कि ब्लैक होल के पार क्या है। चौथी संभावना क्या? ब्लैक होल में गिरने पर आप बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट थॉट का, अब ये भी पूछ ले पहले, उसमें हैप्पीएस्ट थॉट का संबंध किससे? तो ब्लैक होल से। मतलब इसका होता है कि एकदम फ्री फॉल गिरे जा रहे। ऐसे में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। गुरुत्वाकर्षण का बल तब आपके पांव में ज्यादा महसूस होगा सिर के बजाय। लेकिन मान लेते हैं कि ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से भी काफी बड़ा है, तो आप अपना पूरा जीवन सामान्य तौर पर तब तक बिता सकते हैं जब तक कि आप भूख प्यास से मर नहीं जाते। तो ये चार संभावनाएं हैं, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ISLRTC, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये चर्चा में था। ठीक है, तो ये क्या है? यानी यूनियन कैबिनेट, यानी हमारी जो सरकार है, इसने अप्रूव किया है द सेटिंग अप ISLRTC एज अ सोसाइटी, इसे एक सोसाइटी के रूप में, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है ना, यानी कि 28 सितंबर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के तहत, यानी इस मंत्रालय में ने इस डिपार्टमेंट के तहत एक सोसाइटी के रूप में ISLRTC की स्थापना को मंजूरी दी। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। ठीक है ना, यहां पर किसने दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, प्रीलिम्स के लिए। तो ये क्या करेगा? यानी जो बहरे लोग होते हैं, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, उन्हें सार्वजनिक जीवन में शिक्षा, कार्यस्थल और अन्य गतिविधियों में मोबिलिटी की जो सुविधा है वो प्रदान करेगा। एनपीए क्या होता है आप सबको पता, बताने की आवश्यकता नहीं। एनपीए इज एनी एसेट, यानी एक ऐसी बैंक की संपत्ति है जो 90 दिनों से अधिक के लिए कोई आय पैदा नहीं कर रही। प्रोड्यूसिंग एनी इनकम फॉर मोर देन नॉट प्रोड्यूसिंग एनी इनकम फॉर मोर देन 19 डेज। पहला सब स्टैंडर्ड। अब इसके तीन कट, दूसरा डाउटफुल, तीसरा है लॉस एसेट्स। यानी पहला क्या है? जब एनपीए क्या हो जाए, उसकी आयु क्या हो जाए, अभी वो 12 महीने से कम हो तो सब स्टैंडर्ड। और जब क्या हो जाए, डाउटफुल, ये ज्यादा हो जाए, यानी अब तो भैया संदेह होने लगा। लॉस का मतलब होता है कि यानी अब यह मान लिया गया हो कि अब वो देने की स्थिति में नहीं है। व्हेन द बैंक और इट्स ऑडिटर्स हैव आइडेंटिफाइड, यानी जब बैंक या उसके जो परीक्षक होते हैं वो आइडेंटिफाइड कर लेते हैं लॉस को, ठीक है, बट उसे वो
मतलब रिटर्न ऑफ, या इसे राइट ऑफ कहते हैं, राइट ऑफ के रूप में उसे अभी घोषित नहीं करते, यानी लॉस मान लेते हैं बट राइट ऑफ के रूप में घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, यानी इसे बंद नहीं किया गया, अभी उसका वो लोन चल रहा है। राइट ऑफ याद रखिएगा। तो राइट ऑफ क्या होता है, और तो राइट ऑफ का मतलब होता है लोन। राइट ऑफ क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ क्या है, यानी ये क्या होता है, व्हेन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स स्टिल होप्स, यानी जब वित्तीय संस्थान यानी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान जिसने ऋण दिया है उसके अंदर एक उम्मीद हो किसकी, रिकवर करने की, किस चीज की, लोन अमाउंट की, किससे, उस व्यक्ति से, ठीक है ना, जिसे इसे चुकाना है, इसे बोलते हैं लोन राइट ऑफ। लोन वेव ऑफ क्या होता है, यानी एक ऐसी कंडीशन है कि जब लोन टेकर को, यानी जो लोन लेने वाला है, उसको जो लोन अमाउंट को पे करने के बोझ से मुक्त कर दिया जाता है। तो राइट्स ऑफ, वेव ऑफ, ये टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन में नहीं आएंगे, लेकिन जब आपको इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी टफ टफ लिखी होती है, यही सारे शब्द आ जाते हैं जो हमें समझ में आते नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं डेट 8 अक्टूबर। और मैं फिर आप सभी बच्चों लोगों से कहूंगा, इसमें मेंस में थोड़ा ज्यादा व्यस्त हूं बच्चों, इसलिए माफी चाह रहा हूं कि लाइव नहीं आ पा रहा हूं, बट जैसे ही थोड़ा सा, क्योंकि अब काफी बच्चे जैसे ऑफलाइन भी हैं, प्लस पे भी हैं, और यूट्यूब से भी बहुत से बच्चे कनेक्ट हो गए हैं, तो अब इन पर थोड़ा सा काम कर रहा हूं, और बहुत काम करना पड़ रहा है। एक बार कुछ थोड़ा सा इनके साथ पॉजिटिव कर पाऊं, इसी उम्मीद में लगा हूं। आप सबका समर्थन और प्यार चाहिए। टर्मिनोलॉजी टू फोकस 8 अक्टूबर 2020, द हिंदू एनालिसिस। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपको पता है, इसका मतलब होता है कि सरकार और निजी स्वामित्व वाली जो इकाइयां होती हैं उनके बीच समझौता विकास के लिए। तो बस इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। जीन एडिटिंग टेक्निक, तो जीन एडिटिंग टेक्निक के लिए मैं आपको लिखना चाहूंगा यहाँ पर एक सिंपल सा, आज कितनी तारीख है, आज है तारीख 13 अक्टूबर, और 13 अक्टूबर को आप अगर पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्या पढ़ना स्टार्ट कर दें, यानी 13 अक्टूबर को अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दें, और क्या पढ़ना स्टार्ट कर दें, आप पढ़ना स्टार्ट कर दें द हिंदू। तो आज मैंने जो जीन एडिटिंग है बहुत विस्तार से कराया, बहुत बढ़िया कराया है, तो इसको भी पढ़िए, बट उसे भी पढ़िएगा। जीनोम एडिटिंग यानी जीन एडिटिंग भी कहते हैं, या प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जो जीव वैज्ञानिकों को एक जीन के डीएनए, एक जीव के डीएनए को बदलने की क्षमता देता है, यानी कि जीन में चेंज किया जा सकता है। और चर्चा में क्यों रहा, चूंकि अभी नोबेल मिला है, इसलिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है, आइए इसके बारे में जानते हैं। यानी कि पिछले कुछ साल में अगर आप देखें, ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कंप्यूटर साइंस के कुछ साइंटिस्ट आगे आए, और उन्होंने एआई की अवधारणा को दुनिया के सामने रखा। अब इसका उद्देश्य क्या था, सिंपल है, इसका मोटिव क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, ऐसे कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट, यानी जो कंप्यूटर से कंट्रोल नियंत्रित रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाना था, जो आपके हमारे यानी हम इंसानों की तरह सोच सके और किसी भी समस्या का हल निकाल सके। ठीक है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है क्या, तो कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है, यानी, और यह जो शाखा है ये इस प्रकार के मशीन्स को बना रही है जो मनुष्यों की तरह, हमारी और आपकी तरह सोच सके और फंक्शन कर सके, जैसे आवाज को पहचान सके। अरे जैसे मोबाइल में होता नहीं, अगर आप आईफोन यूज किए हो, आपके पास हो, देखने कहीं भी, उसमें एक सिरी ऐप होता है, ठीक है ना, जैसे अमेजन का होता है, इको वगैरह आया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें आप कुछ भी कर दिए कि भाई, अब फिर वो जैसे एलेक्सा वगैरह हो गया, दिल्ली की कैपिटल क्या है बता देता है, कोई सॉन्ग सुनना चाहे सॉन्ग सुना देता है। तो आपकी आवाज की पहचान, समस्या को सुलझाना, लर्निंग और प्लानिंग, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम्पल जैसे टेस्ला है, श्री है, टेस्ला कार जो ऑटोमेटिक होती है, श्री आईफोन में होता है, नेस्ट गूगल वालों ने खरीदा, ठीक है, ये भी जो है श्री की तरह ही ऐप है। गूगल मैप आप देख सकते हैं, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है। इको जो है अमेजन का, तो ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं, ये इनके नाम है। इनके बारे में डिटेल करना चाहेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन थे, जॉन मैकार्थी थे,
अमेरिकन साइंटिस्ट, इनका नाम भी आप याद कर लीजिएगा, कभी कभार काम आ जाता है। एआई के प्रकार भी इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए, अगर हम एआई को देखें तो एक हम वीक एआई यानी कमजोर बुद्धिमत्ता, इसका मतलब होता है, अगर हम इसको उदाहरण से समझें, वीक का मतलब होता है जिसमें मानव के मस्तिष्क की क्षमता नहीं होती है। इसका मतलब होता है कि आप कंप्यूटर में कुछ फीड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लूडो गेम जब आप खेलते हैं, अगर आपने आपने खेला ही होगा, पक्का नहीं खेला है तो ट्राई करिएगा। जब आप कंप्यूटर मोड में खेलते हैं तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर में पहले से पड़ा होता है कि आप जब मतलब आप अपनी तरफ से चाल करेंगे तो उधर से अपने आप चलने लग जाएगा। दूसरा होती है मजबूत बुद्धिमत्ता, स्ट्रॉन्ग एआई, जहां मशीनों की बौद्धिक क्षमता फंक्शनल रूप से आपके और हमारे बराबर होती है। हालांकि इसका अभी तक कोई एग्जाम्पल सामने आया नहीं, इस पर काम चल रहा है। तीसरा होता है प्रतिक्रियाशील मशीनें, रिएक्टिव मशीन। ये भी आर्टिफिशियल यानी रिएक्ट करती हैं, जैसे आपने कुछ किया तो उसकी प्रतिक्रिया में कुछ करेंगे। जैसे आईबीएम कंपनी का डीप ब्लू जो कंप्यूटर था, जिसने चेस यानी शतरंज के खेल में ग्रैंड मास्टर कास्परोव को हराया, यह इसका एक अच्छा उदाहरण है। चौथा है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, ठीक है ना, जिसके पास अपनी खुद की चेतना, सेल्फ अवेयरनेस और सुपर इंटेलिजेंस होती है। फिर है लिमिटेड मेमोरी, सेल्फ ड्राइविंग कार में कुछ डिसीजन मेकिंग फंक्शन को डिजाइन किया जाता है, जैसे टेस्ला की कारें हैं। मस्तिष्क का सिद्धांत, इसमें भावना, विश्वास, विचार, उम्मीद और सामाजिक रूप से बातचीत करने में सक्षम बनाया जाता है, जैसे सोफिया का नाम आपने सुना। अब आते हैं 9 अक्टूबर की टर्मिनोलॉजी। आप देखेंगे जैसे जैसे मंडे ट्यूसडे करके फ्राइडे सैटरडे होगा तो टर्मिनोलॉजी भी कम होती जाती है। अब ईपीसीए एक वर्ड चर्चा में आता है। ईपीएससी क्या है? ए फॉर एनवायरमेंट, टी फॉर पोल्यूशन, सी फॉर यानी कंट्रोल अथॉरिटी, यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ईपीसीए। यह क्या है? यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैंडेटेड, यानी ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिदेशित एक निकाय है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये बनाई गई है। आप इंग्लिश वाले पर ही फोकस करिएगा। क्या है? मैंडेटेड बॉडी टास्क्ड विद टेकिंग वेरियस मेजर टू टेकल एयर पोल्यूशन इन एनसीआर, यानी एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी शक्ति प्राप्त यह एक क्या है? निकाय है। इसको नोटिफाई किया गया 1998 के एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, यानी 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के द्वारा इसे 1998 में नोटिफाई किया गया है। यह पॉइंट याद रखें। नोटिफाई मतलब अधिसूचित किया गया, यानी अधिनियम ये और अधिसूचना ये। उद्देश्य है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण की गुणवत्ता की परीक्षा और सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना। ठीक है ना? ये सर्वोच्च न्यायालय है, इसको ठीक कर लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिदेशित, मैंडेट प्राप्त, अधिशेषित, ठीक है ना, मैंडेट प्राप्त है, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। तो ठीक है ना, ये हो गया आपका टारगेट रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी। टीआरपी हम लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ा। आज मैं फिर कहूंगा, जो बच्चे केवल ये देख रहे हैं, यानी आज 13 अक्टूबर का लेक्चर देखेंगे। टीआरपी को द हिंदू एनालिसिस में बहुत बेहतर ढंग से समझाया गया। यानी जब कोई भी 1 मिनट से अधिक समय तक टेलीविजन देखता है उसे दर्शक माना जाता है। एक दर्शक 2 साल की उम्र का हो सकता है, ठीक है ना। और टीआरपी जो होता है या टारगेटेड रेटिंग पॉइंट, इस दर्शक संख्या का मूल्यांकन करने के लिए विपणन और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रकार से संख्यात्मक गणना है। भारत में टीआरपी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा, ठीक है ना, टेलीविजन पर स्थापित यानी टेलीविजन पर लगाया गया बार ओ मीटर्स का उपयोग करके इसे रिकॉर्ड किया जाता है। ब्रॉडकास्ट यानी बार्क, जिसके बारे में आज हिंदू में मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा है, बार्क। तो अब यही टीआरपी का निर्धारण करती है और सेबी के मतलब जो है एजेंडे के हिसाब से इसका गठन किया गया है। 2010 में हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। यह संयुक्त निकाय है जिसकी स्थापना हितधारक निकाय द्वारा की गई है, ठीक है ना।
यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन माप विज्ञान उद्योग निकाय, यानी टेलीविजन से संबंधित सभी प्रकार के कार्य यही करता है। आज मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा है। एयर बबल फ्लाइट्स क्या होती है, ये आपने पढ़ा होगा। एयर बबल यानी जर्मनी और भारत के बीच में जो विवाद हुआ था। एयर बबल फ्लाइट का मतलब होता है दो देशों के बीच एक अस्थायी व्यवस्था जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करना है, जबकि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रुकी हुई हूं। तो कोविड के कारण नियमित उड़ानें रुकी हुई हैं, तो भारत और जर्मनी ने एयर बबल एग्रीमेंट किया कि चलो भाई वाणिज्यिक यात्री यानी कमर्शियल पैसेंजर सेवाओं को शुरू किया जाए। लेकिन भारत ने कहा कि आपको यानी कि जर्मनी के जो प्राइवेट जो एयर एयर विमान है उनको जो है एयर इंडिया की तरह रेट में कमी करने की अनुमति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई फिर कोई इस पे बैठेगा ही नहीं। लेकिन इसी के कारण फिर ये एग्रीमेंट टूट गया। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका एयर बबल फ्लाइट। संबंध किससे? तो आपको पता लग गया 10 अक्टूबर 2020। अब आते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आपको पता है इनको नोबेल पुरस्कार मिला शांति के लिए। ठीक है ना? तो इसलिए ये चर्चा में है 2020 के। तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है जो भूख उन्मूलन से संबंधित और दुनिया में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है। लक्ष्य जीरो हंगर यानी 2030 तक जीरो हंगर का कॉन्सेप्ट रखना। 1961 में स्थापित हुआ, मुख्यालय इसका रोम इटली में। आप सब ने इसको पढ़ा हुआ। स्मोक टावर आपको पता है दिल्ली में और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया। आज यानी 13 अक्टूबर, देखिए कैसे सब रिपीट हो रहा है। 13 अक्टूबर को जबरदस्त रूप से आपको ये कराया, यानी आज मैंने द हिंदू में इस पर भी विस्तार से काम किया है। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा जो है स्मार्ट टावर है। इंडिया का पहला स्मार्ट टावर आनंद विहार दिल्ली। ठीक है, आनंद विहार दिल्ली आप याद रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप सबका आभार। सभी बच्चों से चाहूंगा, थोड़ा सा मुख्य परीक्षा में बिजी हूँ, ऑनलाइन यानी प्लस पर प्लस ऑफलाइन भी, क्योंकि बहुत बच्चे मिलने आ जा रहे हैं। और आप समझिए कि मैं अभी हमारा 15 अक्टूबर से खुलना है, लेकिन फिर भी उनसे पार्कों में मिलना है, बाहर मिलना है। तो इस वजह से थोड़ा सा मुख्य परीक्षा में व्यस्तता की वजह से रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको अभी दे पाऊंगा। कल से आपका सेकंड आरसी स्टार्ट है, इस ट्यून रहिएगा। कल से सेकंड आरसी आपका स्टार्ट है और वह जो है आपका जो सेकंड आरसी है वो 9 PM पर आप एक बार सर्च करिएगा। तो सेकंड आरसी आपको लगातार अब 7वां यहाँ से स्टार्ट है। आपका भी मुख्य परीक्षा स्टार्ट है, कहीं से कोई कमी नहीं है। तो अभी ये स्टार्ट कर लेते हैं मुख्य परीक्षा। जहां तक रहा जो है ज्योग्राफी एनसीईआरटीओं का, तो अभी थोड़ा सा अटक रहा है मामला। उसके पीछे रीजन यही है, चूंकि मुख्य परीक्षा पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है। और ये नहीं है कि वहां नहीं आ रहा हूँ, यूट्यूब पर जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तुरंत वहां भी कूद पड़ूंगा। तो काफी काम है और उम्मीद करता हूँ आप लोग समझेंगे। जो भी बच्चे अन्य मनस्क हों, थोड़ा सा उनको बुरा लगे, सब बच्चों से मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि बच्चा लोग आप लोगों की उम्मीदों और आपके विश्वास के सहारे, यानी आप हमसे उम्मीद करते हैं, हम पर विश्वास करते हैं। ये जो है ईश्वर की अनुकंपा होती है कि जब बच्चा जो आपसे मिला नहीं, आपको जानता नहीं, लेकिन तब भी आप पे आपको बहुत प्यार करता है, बहुत विश्वास करता है। तो अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। मुख्य परीक्षा में थोड़ा और मेहनत करने दीजिए। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप ही का मोरल बूस्टअप होगा। यह चीज आप ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, जय हिंद। और बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपका चैनल है, बढ़ाते रहिए। और मिलते हैं बच्चों छोटे से ब्रेक के बाद कल सुबह, पहले द हिंदू में और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर। तो आपका देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा पीआईबी बच रहा है पिछले हफ्ते का, वो भी मैं कल परसों में निपटा दूंगा। और इसके बाद हम लोग एकदम रिदम में आ जाएंगे। संडे को पीआईबी टर्मिनोलॉजी फिनिश। और देखिए प्रीलिम्स फंडा भी आपका कंप्लीट हो गया। आप खुद भी क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ इसमें कुछ और भी पॉइंट आप करना चाहते हैं वो भी कर लें, जिससे आपका बेसिक और एडवांस दोनों तैयार है। करंट को इस रूप में मत लीजिए। बार बार कह रहा हूँ, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है। नोबेल पुरस्कार किसको मिला? नोबेल पुरस्कार मिला है तो जीन एडिटिंग में घुस जाएगा और एक ट्रांसलेटेड भाषा होने के कारण आपको असुविधा होगी। तो प्लीज आप जो है आप इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके पढ़िए। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।